हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो प्यारे स्टूडेंट, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर था, जो आपके लिए जीके स्पेशल में जो क्लासेस चल रही हैं, वन शॉट लेक्चर, उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिच आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आया, जिसके कारण से हम कुछ ही टॉपिक को पहले वाले पार्ट में कवर कर पाए हैं। तो फाइनली जो है आज आप लोगों के लिए उस लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है हम आज आप लोगों को दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है उस लेक्चर को, इसके पहले वाले जो भी लेक्चर हैं उनको आप देख लिए होंगे और उससे अच्छे से पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारी काम किए होंगे। ठीक है, तो फाइनली जो है बाबू आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में हम लोग जो है राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे। हम लोगों को पढ़ना था मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम अभी आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बिना टाइम को वेस्ट किए, और ये टाइम आप लोगों के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितने पेज था हमारा। 47। ठीक है, 47 यहाँ, 47 से एक आगे जाएंगे, यहाँ से हम जो है आज पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये मौलिक अधिकार जो है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आप लोगों को हम बताए थे कि हमारा संविधान का जो निर्माण है वो विदेशी स्रोत और देशी स्रोत दोनों के माध्यम से, दोनों के सम्मिलित रूप से जो है इसका निर्माण किया गया है। तो विदेशी स्रोतों में यह जो मौलिक अधिकार है वह आता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो कि आपको हम बताए भी हैं प्रीवियस लेक्चर में। यह हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में वर्णित है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग ये सारी चीज़ें समझें, और यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे देखिए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? इसे जो है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा था, यानी कि मौलिक अधिकार को भारत संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आएगा। ओके, देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक अधिकार ये था संपत्ति का अधिकार। क्या था उसमें? था इसमें था संपत्ति का अधिकार। फाइनली अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो अभी आपको समझना होगा। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसे जो है पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, किंतु इसे बाहर निकाल दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 में जब हुआ, तो इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद जो है 300A के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ तक समझ रहे हैं कि इसको जो है आगे चल करके हटा दिया जाता है। हटाने के पीछे हटाया कब जाता है? तो 44वां संविधान संशोधन जब होता है 1978 में, तब इसे हटा दिया जाता है। कहाँ से? मौलिक अधिकार से हटाया जाता है, ना कि संविधान से ही इसे हटा दिया जाता है। तो जब हटाया जाता है तो इसे रखा जाता है अनुच्छेद 300A में। ठीक है, अनुच्छेद 300A में जो है इस क्या कानूनी अधिकार कर दिया जाता है। किसको? संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखो, पहला मौलिक अधिकार है समानता
या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। सेकेंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णित है। याद रखना ये पूरे चीज़ें और पूरे अनुच्छेद को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। कब? अनुच्छेद 23 से 24 में जो है यह वर्णित है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद जो है 29 से 30 में वर्णित है। और नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यानी कि टोटल बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 जो हैं हमारे क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। तो आपसे पूछेगा कि हमारे संविधान में निम्नलिखित कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन में रहे 5, 4, 7, 6। अब क्या लगाओगे? तो 6 होते। कितने होते हैं? 6 जो होते हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में। 7 था जो कि एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हम पढ़ते हैं पहला हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। समानता, इक्वलिटी, सम्मान, समझ रहे हो ना? समानता मतलब अनुच्छेद 14 में विविध के समक्ष समानता, विविध के समक्ष समानता। अब इसे समझना कि अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि विविध के समक्ष जो है समानता का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। या इसका अर्थ जो है भाई कि कानून के सामने सब एक समान है। ठीक है, तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ आ जाएगी। हेडिंग है इसका विविध के समक्ष समानता, यानी कि कितना ही विभिन्नता रहे लेकिन उसके सामने जो है ना कानून इक्वलिटी यानी कि सामान्य की भावना से व्यक्तियों के लिए कानून बनाएगा और उस पर सामान्य रूप से लागू करेगा। एक समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, अगर देखें तो गरीबी से घिरे हुए भी, अमीरी से घिरे हुए भी, और अनेकों तरीके के लोग जो है ये समाज में चल रहे हैं। तो क्या समाज में ये जो लोग हैं जो अपनी अपनी दयनीय स्थिति से जूझ रहे हैं और उसमें उच्चता और नीचता की भेदभाव हो रही है, वैसे तो कोई उच्च कोई नीच, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है इस पृथ्वी पे, और ना ही भगवान ने ऐसा कैटेगराइज करके भेजा है। बट अपने कर्म के अनुसार अगर कोई है भी तो उस पे सरकार का जो नियम है, जो सरकार का कानून है वो सामान्य लागू होगा, जो अमीरों पे होगा वही गरीबों के लिए ही होगा। ये कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है, ध्यान से सुनना, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, नस्ल या जन्म स्थल के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। डियर, ये अनुच्छेद 15 कह रहा है कि देखिए, अगर आप जिस राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ के जो भी शासक हैं या जो भी व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे या जन्म स्थल के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अब लास्ट में एक ये शब्द जुड़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इक्वल यानी कि बराबरी का दर्जा इस समाज में सभी को है,
जो मुस्लिम वर्ग के लिए है वह हिंदू वर्ग के लिए भी है, वो सिख के लिए भी है और वो ईसाई के लिए भी है। ठीक है, जो लिंग की बात करें, जो स्त्रियों के लिए भी सामान्य रहेगा और पुरुषों के लिए भी सामान्य रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अनुच्छेद 15 वर्णित करता है हमारे समानता के अधिकार को। देखिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16, जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब क्या है, लोक नियोजन से संबंधित विषय में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, अवसर की समानता होगी, बट अपवाद स्वरूप आरक्षण को छोड़ करके, अपवाद स्वरूप आरक्षण को छोड़ करके बाकी सब में समानता देखा जा रहा है, बशर्ते आरक्षण को छोड़ करके। ठीक है, फाइनली हम लोग पहुंच गए अनुच्छेद 17 में, क्योंकि अनुच्छेद 18 तक हमारा समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता, ठीक है, को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेद नहीं कर सकते। अस्पृश्यता मतलब ही होता है अस्पर्श, छुआछूत, यानी कि ये डायरेक्ट कहता है हमारा संविधान अनुच्छेद 17 में है कि अगर कोई गोरा है तो उससे उजला व्यक्ति जो है घृणा नहीं करेगा, उससे छुआछूत की भेदभाव नहीं रखेगा। ठीक है, धर्म के अनुसार भी भेदभाव नहीं होगा। कोई अगर छोटे जाति का है, वैसे तो मैं और ना ही किसी को ऐसा मानना चाहिए कि कोई जाति छोटा है और कोई जाति बड़ा है। ये कास्ट है क्या मेरे भाई? कुछ नहीं है। यह जाति किसी चीज़ की नाम नहीं है, ये एक ढोंग है इस पृथ्वी पे। तो संविधान भी इसके लिए कहता है कि इसके आधार पे भी आप भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत की भावनाएं नहीं रखेंगे। जो पहले के समय जो है ये ऐसा होता था कि ये छुआछूत की प्रथा चल रही थी, बट जब स्वतंत्र राज्य हुआ तब से ये सारी चीज़ों को अंत करना पड़ा, ये सारी चीज़ें अंत की गई। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। मेरे प्यारे, एक ध्यान से मेरे बातों को सुनना। आप जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें, उससे पहले चलो एंशिएंट में पढ़ें, तो एंशिएंट में आपने देखा कि कुछ हद तक की उपाधियां जो थी बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस समय हिंदू शासक जो हैं शासन कर रहे थे। जब मध्यकालीन भारत आपने पढ़ा तो देखा कि मुगलों ने जो है शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। ये अकबर, हुमायूं, ये सारे खिलजी वंश, ये सभी ने शासन किया। ठीक है, तो इन लोगों की उपाधि इतनी बड़ी बड़ी थी, ये कुछ भी थोड़ा भी कहीं युद्ध करते थे और उसमें जब विजय प्राप्त कर लेते थे तो एक उपाधि धारण कर लेते थे। क्या पता इनको इसमें क्या इंटरेस्ट मिलता था कि ये लोग इतना उपाधियों का धारण करते थे। तो वहीं जो है आगे चलकर जब अपना भारत स्वतंत्र होता है तो इसको नकारता है कि हाँ, हमारे यहाँ इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति उपाधि को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि का धारण नहीं कर सकता। अब भारत का कोई भी नागरिक जो है अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। देखिए, अब कहेंगे कि सर ये डॉक्टर राजेश, डॉक्टर मिश्रा, ये तो डॉक्टर अब उपाधि हो गया ना। तो भाई वो उसकी डिग्री है, वो उसकी काबिलियत है, तो वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियाँ जैसे कि महाराजा, सुल्ताना, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की शब्द उपाधियों को समाप्त किया गया। इस तरह का, ना कि आप जैसे सोच रहे हैं उस प्रकार से रहें। अब महोदय का यूज होता है, श्रीमान का यूज होता है, तो ये सम्मानजनक शब्द है। वैसे देखें तो महाराजा भी एक सम्मानजनक, बादशाह, तो इस प्रकार की चीज़ों का यूज नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर उन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये संविधान हमारा मतलब
सूक्ष्म रूप से भी इसको प्रकट करता है। बट मैं कहा ना, अपवाद में कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि एजुकेशन एंड आर्मी रैंक में आपको प्रोफेसर लगाने का छूट है, प्यारे लाल लगाने का छूट है, ब्रिगेडियर लगाने का, भानु प्रताप, डॉक्टर हाथी, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ तक भी रोक लगाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न, यानी कि हमारे भारत का सबसे उत्तम पुरस्कार है, उससे भी अगर सम्मानित किया जाता है तो वह अपने आगे इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब नहीं, अगर कोई करता है तो वह कानूनी दंड माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। 14 से 18 में ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातों को बता रहा हूं, यहां से 1 मिनट। हाँ चलो, तो ये सेकंड नहीं है मेरे प्यारे, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गया। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पहले वाला ही है, उसको हम थोड़े एक अनुच्छेद के रूप में रिकॉल करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव विरोध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रहेगा। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 18 में उपाधियों का भी अंत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से समानता का अधिकार जो है ये वर्णन करता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड रहा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या रहा? स्वतंत्रता का अधिकार रहा, जिसे देखो अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। जैसे कि अनुच्छेद 19 है, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्र के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, जो मूल्य संविधान था, यानी कि जब पहली बार आरंभ हुआ था, संविधान बना था, संविधान की गठन हुआ था, तो उस समय जो है कितने थे? 7 था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है 6 है। वहीं बात कर रहा हूं संपत्ति के अधिकार को हटाना। अब यहां देखो, बात करें 19A में है बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। 19B है सभा करने की स्वतंत्रता। अब देखिए 19A कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता। तो आज आप ये मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और आप कहेंगे कि अरे सर पढ़ाए थे कि हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19A यही कहता है कि आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली जाकर बक दोगे। ठीक है, आप कानून के दायरे में रह करके, कानून का पालन करते हुए, संविधान के नियमों का पालन करते हुए आप जो भी चाहें वो बोल सकते हैं, समय और शब्दों की सीमा में, गरिमा में रहकर। ठीक है, बाकी जो मर्जी वो भाई, आप भी नहीं बोल सकते, ना मैं बोल सकता हूँ। इस भारत के कोई भी निवासी का ये हक नहीं है। 19B जो कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए, हमारा संविधान आपको सभा करने की स्वतंत्रता देता है। आप सभा बनाइए, किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सभा को गठित कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट शांतिपूर्वक। संगठन बनाने की, संगठन भी बनाइए, लेकिन अहिंसा पूर्वक। ठीक है, 19D कहता है देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने देश में, देश जो होता है वहाँ पे आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये स्वतंत्रता मिलती है। 19E जो कहता है किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता जो है संविधान देता है। और यही 19F जो है ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जो मूल संविधान में था बट अब नहीं रहा। क्या रहा? अब नहीं रहा, इसको निकाल दिया गया यहाँ से। ठीक है,
ओके, चलो वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया। 19 जी कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता भी आपको यहाँ निहित है। क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं फटाफट से। अनुच्छेद 20 जो कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है एक अपराध की एक सजा होगी। याद रखना, अगर आप एक अपराध किए हो तो उसके लिए सरकार या कानून जो है आपको 2 भी या 2 से अधिक भी सजा नहीं दे सकती है। ठीक है। सेकेंड है आपका अपराध करते समय जो कानून बनी है उसी के तहत सजा मिलेगी। यानी कि जब आप अपराध कर रहे हैं और उस समय जो कानून है बना है उसी के तहत जो है आपको सजा मिलेगी। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको खुद के लिए जो है गवाही देने के लिए बाध्य आपको नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। तो यहाँ है इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। ओके, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। यानी कि अनुच्छेद ये कहता है शिक्षा का अधिकार इसमें है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की प्रावधान जोड़ा गया। किसमें? ये इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे की ओर। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। पहला है अपराध के बाद और दूसरा है अपराध के पहले। अपराध के बाद जो है दंडात्मक निरोध और अपराध के पहले निवारक निरोध। ठीक है। देखो, पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अपराध के बाद जो है अगर आप पकड़ते हैं तो आपको जो है हिरासत में लेने का बताना होगा कि क्यों ली हैं, कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत करना रहता है, पेश करना रहता है। थर्ड है कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने के अधिकार जो है आपके पास रहता है। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। अब अपराध के पहले की बात देखिए। निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए कैसे, वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बिना दंड अधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है। चलो अभी है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध। ओके, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण, डायरेक्ट जो ये इसका हेडिंग ही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करना थर्ड है। तो आप समझ लो कि इसमें जो भी बातें होंगी उसमें इसमें शोषण से व्यक्तियों को बचाया जाएगा ताकि वो किसी का शोषण का शिकार ना बन सके और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध के रूप में। अनुच्छेद 24, ठीक है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल
नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खदान या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 14 जो है बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बालकों को, जो बालक जो होते हैं, जो 14 वर्ष से कम की उम्र के होते हैं, उन पे जो शोषण होता है उनसे ये बचाता है। वो कहता है कि इस प्रकार से आप 14 वर्ष के जो भी कम के बच्चे हैं उनको आप कारखाने में, खदानों में या अन्य जोखिम भरे कार्यों या काम को आप नहीं करा सकते और ना ही नियुक्त कर सकते हैं उसके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतः कारण कि धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और धर्म का प्रचार कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हानि और परेशानी की बातें नहीं है। अब देखो 4 नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। ठीक है, देखो अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जित स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, ओके, इसमें यहाँ भी भेदभाव नहीं किया गया धर्म को लेकर के। देखो चौथा देख रहे हैं हम लोग, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री रहेगा धार्मिक कार्य, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। ठीक है, यानी कि जो भी राज्य का सरकार होगा वो किसी प्रकार की इस कर के लिए बाधित नहीं करेगा जिससे किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए जो है व्यय यानी कि खर्च किया जा रहा हो, उससे कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च चलाने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि सरकारी खर्च चलाने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब सुनो, इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का यही है कि अगर कहीं पे विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि धार्मिक शिक्षा किसी एक धर्म के प्रति दिया जाएगा तो किसी और को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ये अल्पसंख्यक से संबंधित है जो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 29 के अनुसार, और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ओके, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को
अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग चाहें तो अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि उनको ये सारी चीज़ों की सुविधा दी गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, इस पे भी कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि वो अपने मन के अनुसार कोई भी शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि वहाँ पे सरकार भी उसे मदद करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि मदरसा चलाना, संस्कृत विद्यालय चलाना, इस प्रकार की चीज़ों को सरकार भी सपोर्ट करेगी, ना कि उसका विरोध। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 है। ओके, इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रीट जारी करता है। ठीक है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इस प्रकार से प्यारे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। आगे की ओर चलोगे तो इसे देखो, एक एक करके देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यानी शरीर को प्रस्तुत करना। इसका मतलब देखो, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे वैध रूप से जेल में रखा गया है, सॉरी वैध नहीं, अवैध रूप से, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्तियों को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं, हमें ही जो अधिकारी अवैध रूप से, यानी कि हम वह दंड नहीं किए हैं, बट उसके लिए हमें क्या करती है, बंदी बना लेती है और ले जाकर के जेल में बैठा देती है। और जेल में बैठाती है तो जब हमें मालूम लगता है, हमारे पिताजी को, हमारे घर वालों को, कि हमारा बच्चा ऐसा काम किया नहीं है और उसको जो है उसकी प्रमाण जो है दिया जाता है, तो कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है ये जारी करेगी। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए। परमादेश है जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी सार्वजनिक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य के पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। अर्थात एग्जाम्पल वेस्ट है कि देखिए, ये जो ट्रेन वाली जो बातें हैं, यहाँ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए जो साधन है वह ट्रेन है, अच्छी सुविधा है। अगर आप जाना चाहते हैं और जाते हैं काउंटर पे, टिकट काउंटर स्टेशन, वहाँ कहते हैं कि वहाँ देखते हैं अनेकों काउंटर है, बट भीड़ें 2 ही 3 काउंटर पर रहती है, बाकी 2-3 काउंटर खाली रहते हैं। तो जहाँ खाली रहता है वहाँ पे आप जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं जो वहाँ के स्टाफ रहते हैं कि सर टिकट दीजिए, मुझे हमें जाना है। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, क्या है, हमारा सर्वर डाउन है, हम टिकट नहीं काट सकते। भाई सोचो तुम कि जहाँ उनके सिस्टम है वहाँ भी अन्य काउंटर के सिस्टम रखी हुई है और वहाँ से काम हो रही है और उनकी सर्वर डाउन है, सर्वर लो है। बट
वैसे नहीं करते हैं, बट आपको क्या होता है, आपको नज़र पड़ जाता है उनके सिस्टम के स्क्रीन पे, देखते हैं तो कभी कभी देखते हैं पीछे से जाकर, तो ऐसा लगता है कि वो उसमें क्या करते हैं, 3 पत्ती गेम खेल रहे होते हैं। तो आप इसका जो है कंप्लेन करेंगे सरकार के पास, तो वहीं सरकार जो है परमादेश जो है जारी करती है इन लोगों के लिए, ठीक है। अधिकार परीक्षा, यह रेट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लिया हो, तो अधिकार परीक्षा वारंट जो है जारी किया जाता है। प्रतिषेध, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जो निम्न न्यायालय रहता है यानी कि निचली स्तर की, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी ये जारी करता है, यानी कि जो निम्न न्यायालय है अगर उसके हिरासत के लिए उसके अधिकार क्षेत्र का अगर वो कार्य नहीं रहता है, तब भी उसका वो सुनवाई करता है, तो ये दोनों इसके थ्रू उसे समझा सकते हैं कि बाबू ऐसा काम मत करो, तुम्हारी जहाँ तक उम्र है, तुम्हारी जहाँ तक, थोड़ी सी कठिन शब्द है, औकात है, वहीं तक तुम काम करो, उससे आगे मत बढ़ो, क्योंकि उतना तुम नहीं सक पाओगे। उत्प्रेक्षण, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकते हैं कि उस मुकदमे को तुरंत निलंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जाए, ठीक है। चलो, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, क्या कुछ प्रकार मुझे इस प्रकार से शेड्यूल करना चाहिए कि राष्ट्रपति जब हम लोगों ने पढ़ा तभी हम लोगों को उपराष्ट्रपति पढ़ना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। जैसे कि हम लोग संविधान सभा पढ़ चुके हैं, संविधान के स्रोत, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संसद पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार भी पढ़ चुके, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, अब उपराष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 और 5 टॉपिक कंप्लीट, 6 भी कंप्लीट, 7 नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कितने? 7 नंबर, 8 9 10 11 12 13 है, 7। तो 6 और हैं टॉपिक जिसे हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। क्लासेस तो अभी चल रही है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग उपराष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये चीज़ों को याद रखिएगा। राष्ट्रपति का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो संविधान भाग 5 में वर्णित है, जिनके लिए अनुच्छेद 63 से 69 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इनके सभी अनुच्छेद को। यहाँ से आप बाबू देखोगे, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस इतना ही काम है अनुच्छेद 63 का। अनुच्छेद 64 कहता है, यानी कि जब संविधान के अनुच्छेद 63 कह रहा है तो इस पद को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। यानी कि देखो, बात करें, एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है राज्यसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ही होता है, किंतु राज्यसभा का सभापति जो होता है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
आपको एक बात बता दें, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, राष्ट्रपति का कार्य क्या रहेगा? राष्ट्रपति का ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति का कार्य ही है, राष्ट्रपति का कार्य ही है कि वह जो है क्या करें, सभापति के, जो राज्यसभा का सभापति है उसके पद पर बनकर के काम करे। एक बात जानकर के आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो सुन लीजिए, थोड़ा सा आश्चर्य ही फील कीजिए। राष्ट्रपति अगर उस टाइम से रट रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा प्यारे। अगर एक बात ध्यान देना, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, जो हमारे भारत की उपराष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति के ना रहने पे उनके पद को संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति जी जो रहते हैं उनके लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन यानी कि जो है रुपया तनख्वाह नहीं मिलता है। तो फिर भाई अब उपराष्ट्रपति जी हैं तो ऐसा सोचा गया कि अगर क्योंकि उसके उपराष्ट्रपति पद का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद अधिक दिनों तक खाली रहता नहीं, ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय जो है अधिक दिनों तक कार्यों से दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तो फिर आखिर उपराष्ट्रपति यानी कि इतना बड़ा पद है और उसके लिए अगर कोई वेतन नहीं दिया जाएगा तो उस पद पे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फिर ये सोचा गया कि चलिए राज्य का जो संसद का राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्य करेंगे और राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको तनख्वाह दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मिलता है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि उन्हीं के नहीं रहेंगे तो उनको मिलेगा। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने की ही होगी, उससे अधिक तक यह राष्ट्रपति पद पे काम नहीं कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्ति, यानी कि देखो जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके पद पे आसीन रहेंगे तो उनको राष्ट्रपति के ही समान शक्ति, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66 कहता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन, योग्यता की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की, भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन होने योग्य होना चाहिए, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं और 15,000 जमा राशि देना। और इनके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हैं। राष्ट्रपति के लिए कितना था, 50-50 था, लेकिन इनके लिए 20-20 ही हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के 40 हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य जो है और इसमें भी राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण के रहते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश करना होगा, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। सेकंड है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है। राज्यसभा अगर अपने तत्कालीन सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित
कर दे और उसके बाहर लोकसभा की सहायता को हो तब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ, उस राष्ट्रपति की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य इससे रिलेटेड, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णनंदन और हमीद अंसारी को कृष्णकांत, ठीक है, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। ठीक है, ये रहा आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक। अब देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। जो पहला है नाममात्र प्रमुख, जो राष्ट्रपति को माना जाता है, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति केवल नाममात्र के मुखिया होते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक है, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं। ध्यान से सुनना, कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर के मंत्रिमंडल कहते हैं। और उपमंत्री यानी कि और राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री में होता है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसा रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। उसी प्रकार राज्य के मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से करते हैं। उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यवाही में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यही हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 कहता है जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 91 संशोधन 2003 में यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री के शामिल करने के लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपसे कि 150 सदस्य हैं राज्यसभा के, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। यानी कि जब चाहे तब जो है राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी ही बता दिया। यानी कि प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं या उनके सभी मंत्री उनके अपने पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक मिनट चलो। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा,
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। ये डायग्राम से हम लोगों ने समझा। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75(5) में मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है संसद की सदस्यता को स्वीकार करना पड़ता है, सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है, वो चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देना अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त कराने की सलाह दे सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है। अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी कि उनकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाती। थर्ड है प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। कुछ और फैक्ट्स हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक सदस्य का होना चाहिए। इस ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसे भी वही मान लिया गया। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। वह कुल 16 वर्ष 6 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं। ठीक है। तो क्या बताइए, ये रिकॉर्ड टूटा या टूटने वाला है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मात्र 13 दिन तक। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो चरण सिंह जी हैं। विश्व मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र में। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहा इनसे रिलेटेड जो मैं बताया आपको। अब पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल ये सेम कॉपी संसद के भांति है। मान लो संसद जो है विधानमंडल है। ठीक है, रिलेट करो। ये विधान परिषद जो है यह आपका राज्यसभा है। ठीक है। और ये जो आपका विधानसभा है वह लोकसभा है, और ये राष्ट्रपति जो हैं यानी वो राज्यपाल हैं। तो ये विधानमंडल जो रहता है वह राज्यों के लिए रहता है, ये हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कई राज्यों में विधानमंडल जो है एक सदनीय होता है। ठीक है, यानी कि कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, द्विसदनीय एक सदनीय कहने का तात्पर्य क्या है, आगे हम क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्यों का विधानमंडलों का गठन है। 69 में राज्यों के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का भी गठन है।
अनुच्छेद 70 में विधानसभा की संरचना का वर्णन है और अनुच्छेद 71 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। ठीक है, चलो इस प्रकार सेम कॉपी वही है जैसे कि हम लोकसभा और राज्यसभा के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, बाकी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आगे की ओर कंटिन्यू करना है सेशन। देखिए जहाँ मैंने कहा एक सदनीय होता है और किसी किसी राज्य में द्विसदनीय होता है, तो विधान परिषद वाले 6 राज्य यानी कि जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं उसमें से मात्र 6 ही राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल होता है, यानी कि विधान परिषद की उपस्थिति, नहीं तो सिर्फ विधान सभा ही रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 में ये दोनों सदन पाया जाता है। बाकी इनके अलावा सभी के पास एक सदनीय प्रणाली है। अब देखते हैं विधानमंडल को। देखो विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा में एमएलए और विधान परिषद में एमएलसी जिससे विधायक। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेट करके समझोगे तो समझ में आएंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदस्यों से मिलकर बनेगा। यहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है तो वहाँ एक नाम विधान परिषद और एक नाम विधानसभा होंगे। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा ही होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि सेशन को टाइमली समाप्त कर सकें। ठीक है, टाइमली समाप्त कर सकें। ओह ठीक है, वेरी गुड। चलो अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्यों की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो विधानसभा की जो है समाप्ति हो जाएगी। विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों घटकों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राज्य 100 विधानसभा सीटें यानी कि पूर्ण जो है, आपको बता दें कि अगर आपको किसी राज्य में विधानसभा की स्थापना करनी है तो मान लेते हैं कि कोई वहाँ पे 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो आपको मालूम है कि अगर वहाँ किसी भी चीज़ों की निर्वाचन होती है तो उसकी मान्यता तब होती है जब आधे से अधिक अंक प्राप्त हो, यानी कि अगर एक भी अंक आधे से अधिक है तो उसे मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो यानी कि टोटल का 60%। ओके, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें। चलो यही है उसका कार्यकाल जो है, जैसे कि विधानसभा का होता है 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष। योग्यता समझ लो सब इक्वल है। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ये अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रत्येक 2 वर्षों में जो है सदस्यों की सेवानिवृत्ति होती है। सेम कॉपी लोकसभा और राज्यसभा के जैसा ही है। विधान परिषद की सदस्यों की चुनाव। ठीक है, यहाँ देखो विधान परिषद की सदस्यों की चुनाव को देखते हैं। देखो यहाँ से कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल कितने सदस्य हैं, बोलो। यहाँ जो है 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है विधान परिषद के सदस्यों में चुनाव लड़ेंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा और 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके लिए? विधान परिषद के लिए। 1/12 सदस्यों से उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष
पूर्व स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। यानी कि अगर कोई सोचेगा कि मैं अभी अभी स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और मुझे यहाँ पे मनोनीत कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कम से कम आपको 3 वर्ष पूर्व जो है उस उस ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है, तब जा कर के आप जो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसमें सफल हो पाएंगे। ओके, तो फाइनली यहाँ तक आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट है 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होता है जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनकी उच्च शिक्षाओं में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी मनोनीत किया जाता है कम से कम 3 सालों से, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद संख्याओं की बात करें तो सदस्यों की संख्या अधिकतम 500, कम से कम 60 होना चाहिए। अपवाद में देखें तो अपवाद गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी में 30 है। सबसे कम पुदुचेरी में और सबसे अधिक गोवा और मिजोरम में है, याद रखिएगा। अधिकारी जो होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ विधान परिषद की बात करें तो अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्याओं का 1/3 होते हैं, यानी कि कम से कम 40 ही रहते हैं। यानी कि अगर जो भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या रहती है उसका 1/3 यहाँ इसकी सदस्यता रहती है। इसमें सभापति और उपसभापति महोदय होते हैं, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 332 में के अनुसार राज्य के विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी जातियों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एक इंगल भारतीय विधानसभा में मनोनीत करते हैं, जो कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है। देखो डियर, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे आपको समझाया जाए, ये बस वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिससे मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, सर आप समझा नहीं रहे हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने से भी समझ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, तो फाइनली अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की चीज़ों को भी आप अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फाइनली हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को फटाफट से देखते हैं ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। नेक्स्ट कुछ शक्तियों और कार्यों को देख लेते हैं, ठीक है। शक्ति और कार्यों को देखते हैं किसके, ये विधानसभा के शक्ति और कार्य को। देखिए, इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, किसे, विधानसभा को। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तब धन विधेयक विधानसभा में पारित होता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर जो है विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। यानी कि मुख्य रूप से बात करें तो धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा, विधानसभा के पास प्रस्तुत किया जाएगा, तब जो है धन विधेयक विधानसभा से पारित होता है, ठीक है। और जब पारित होगा तो उसे विधान परिषद के पास भेजा जाएगा और विधान परिषद के पास आने के बाद विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास फिर पुनः लौटा देना पड़ता है। ये रूल है। प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लगेगा, राज्य के लिए बात हो रही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलो, राज्य में लोकसभा के और यहाँ पे ठीक है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है, 4 माह से अधिक नहीं। मंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि
लोकसभा से ही मंत्रियों का चयन होगा, राज्यसभा ये सब कुछ नहीं। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वह विधान परिषद के रहेंगे। विधान परिषद की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। ठीक है, चलो। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यपाल। राज्य में राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है। यह औपचारिक रूप से प्रमुख होता है राज्यपाल, किंतु वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री ही ये होते हैं। प्रमुख कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। कौन कहता है? सरोजिनी नायडू। सेकंड है, जिसको वतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है, यह विजय लक्ष्मी पांडे कहते हैं। राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 है। राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल इसके अनुसार एक राज्यपाल का पद होगा, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर राम जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उसे राम को बिहार का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल का वेतन जो रहता है 3,50,000 रहता है, मासिक रहता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य का एक ही राज्यपाल हो तब दोनों राज्यपाल का वेतन का अनुपात दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। यानी कि अगर मान लेते हैं राम जो है, ठीक है, राम जो हैं वो बिहार के भी राज्यपाल हैं और आपका यूपी का भी राज्यपाल है, तो इनका राज्यपाल की टोटल इनकम महीने कितनी होती है? 3,50,000। कम तो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार भी इनको 3,50,000 देगा और यूपी भी आपको इनको 3,50,000 देगा, ऐसा नहीं है। इन्हीं 3,50,000 का अनुपात बनेगा और अनुपात बनाएंगे राष्ट्रपति महोदय कि किसके लिए कितना अनुपात है और किसके लिए कितना है, दोनों मिला करके देंगे। बात करें तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कौन आधा देगा, कौन पूरा देगा, कौन कितना देगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। औपचारिक रूप से ये चीज़ें आप समझते चलो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी इन्हें हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की योग्यता वही है, कम से कम भारत 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 68 कहता है पद की शर्तें, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, एक बात ये क्लियर है, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शपथ जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उनके राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर न्यायाधीश की अनुपस्थिति तो परिस्थितियों का मुख्य न्यायाधीश जो है के बाद वरिष्ठ या उच्च न्यायाधीश, यानी कि इसी प्रकार से उनको शपथ दिलाते हैं। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां की बात करें तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सेम कॉपी राष्ट्रपति का है, जो सेंट्रल में था वह राज्य में है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/6 की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय या कुलपति होता है तथा कुलपति को
भी नियुक्त करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे प्रधानमंत्री को सूचना कर सकते हैं। यानी कि एक बात कहें तो राष्ट्रपति जो होता है अपना एक सेवक राज्य में राज्यपाल के रूप में बैठाता है। विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति भी कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, जैसे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता था सेंटर में। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि वह तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह आदेश जारी कर सकता है और ऐसा आदेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देगा तो अध्याय की वैधता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी कि राज्यपाल को अगर कोई विधेयक समझ में नहीं आता है तो वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कि इस पर राष्ट्रपति ही विचार करेंगे। वित्तीय शक्ति जो है, राज्यपाल की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री की विधानमंडल की सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य विधेयक राज्यपाल की पूर्ति अनुमति से ही पेश किया जाता है। न्यायिक शक्ति, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी किसी भी गलती को दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड और सेना नायक इसके छोड़कर। आपातकाल की शक्ति, राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य के शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। भिक्षा राष्ट्रपति के ऊपर है कि लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब पंचायती राज्य को देखते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था, देखिए पंचायती राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हमारा रहता है केंद्र, आपको मालूम है, राज्य, जो कि हम लोग पढ़ लिए केंद्र और राज्य के बारे में पूरा डिटेलिंग। अब उसके नीचे जो आता है स्थानीय शासन आता है, जिसमें एक होता है ग्रामीण क्षेत्र और एक होता है शहरी क्षेत्र, जिससे हम लोगों को दोनों पढ़ना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को भी पढ़ना है। फाइनली आगे बढ़ते हैं तो पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था का मूल्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। लॉर्ड रिपन जो कहते हैं वो 1880 से 1884 के कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की। किसकी? जिला बोर्ड की। महात्मा गांधी महोदय, देखिए महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन की घोर समर्थक थे। ठीक है। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही थी। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठ कर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यह महात्मा गांधी का कहना था। नेक्स्ट, संविधान सभा देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे पक्ष में नहीं थे। किसके? राज्य के नीति निर्देश तत्वों के। इसकी स्थापना क्यों? जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया कुछ प्रोग्राम है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए चल रहा था? ये ग्रामीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए। 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अब आता है एक समिति जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या आता है बाबू? बलवंत राय मेहता समिति आता है। देखो, बलवंत राय मेहता समिति असफल होने का कारण इसका क्या है? यह जन भागीदारी का अभाव था। इसमें किसका? जन भागीदारी का अभाव। सुझाव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव जो था इसमें था। ठीक है। बलवंत राय किसने दिया?
बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है, याद रखना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव इसी समिति से मिलता है, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957। पहला है ग्रामीण पंचायत, जो ग्राम स्तर पर रहेगा। दूसरा है पंचायत समिति, जो ब्लॉक स्तर पर रहेगा। और थर्ड है जिला परिषद या जिला पंचायत, जो जिला स्तर पर रहेगा। भारत सरकार ने कई राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना, वो है राजस्थान का नागौर जिले का बगदारी गांव। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का आरंभ किया। ठीक है, चलो अब आता है अशोक मेहता समिति। देखो, द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव मंडल पंचायत यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। किसका था? अशोक मेहता समिति का यह सुझाव था। ग्राम के लिए न्यायालय के गठन का सुझाव इन्हीं का था, जो एससी और एसटी को आरक्षण देना इनका काम था। LN सिंघवी समिति 1986। पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इनका ही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव LM सिंघवा समिति। ग्रामीण न्यायालय में गठन का सुझाव और राज्य सुझाव चुनाव आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था? LM सिंघवा समिति ने। ओके, फाइनली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, PK थुंग समिति। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्था पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक, देखिए 23वां संविधान संशोधन अधिनियम PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, उस टाइम 22 दिसंबर 1952 में लोकसभा से पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हुआ। सुनते रहिएगा सिर्फ। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर किया और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया और 24 अप्रैल को राष्ट्रपति पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होता है, इतनी कठिनाइयों से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O का प्रावधान किया गया है। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूचना व्यवस्था की गई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढंग का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायती राज्य संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारण किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। SC और ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया और हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था किया गया। अब देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। ग्राम सभा, गांव के उन लोगों का समूह होगा जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत होंगे। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है। यानी कि किसी गांव को अगर ग्राम सभा बनाना है तो उसके लिए कम से कम 200, ठीक है, 200 या 200 से अधिक जो है वहाँ पे जनसंख्या होना आवश्यक है। ठीक है, तब जाकर के एक ग्राम पंचायत ग्राम सभा बन पाएगा।
कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। वार्ड सदस्य और मुखिया प्रधान होता है, यहाँ पे पंच और सरपंच होता है। न्यायपालिका के लिए पंच और सरपंच होता है और कार्यपालिका के लिए वार्ड सदस्य और मुखिया होता है। सरकारी अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे ग्राम सेवक होते हैं और बीडीओ होते हैं ग्राम पंचायती स्तर पे। इसकी संरचना की बात करें, पंचायत समिति अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है इसका। जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा। उस क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी हिस्सा ले सकते हैं। इसका सरकारी अधिकारी होता है सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इस प्रकार अब चलो कुछ ये अनुच्छेद हैं जो 243 से 243 ओ तक वर्णित हैं। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का समूह। पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय समूह नहीं, गठन पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह द्विस्तरीय होती है। अनुच्छेद 243 ही पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के लिए स्थानों के आरक्षण और SC/ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में। महिलाओं को कम से कम 1/3। OBC का आरक्षण राज्यों के विधानमंडल के निर्णय पर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 कहता है कार्यकाल जो होता है इनका 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 43 कहता है सदस्यों की योग्यता जो होती है इसमें न्यूनतम 21 वर्ष का होता है। कितना? न्यूनतम 21 वर्ष का होता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अनुच्छेद 243 कहता है पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तराधिकार। अनुच्छेद 243 पंचायती संस्थाओं को लेकर कर लगाने के अधिकार। I कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा होगा। J कहता है पंचायतों के लेखकों की संपरीक्षा। और K कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। L कहता है संघ राज्यों को लागू होना। M है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में। N कहता है कि विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना। और O कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी रहा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही टॉपिक और बचे हैं जिसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब स्थानीय स्वशासन को देखते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। ग्राम पंचायत आपने देखा, ग्राम समिति और जिला परिषद। शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। इन तीनों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। लॉर्ड रिपन का कहना था कि स्थानीय स्वशासन का जनक यही है, ये आप तो सुन चुके हैं। उन्होंने 1882 में जीन बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 से 88 में हुआ था। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना होती है, याद रखना। उन्नीस में राजीव गांधी द्वारा 65वें संविधान संशोधन विधेयक संविधान में पेश किया गया, जो कि लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में नहीं। 74वें संविधान संशोधन पी नरसिम्हा राव, देखो, दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ, दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हुआ, अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला।
74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक तथा 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 18 विषयों पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें देखने को नज़र आती है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, नगर पालिकाओं की संरचना, परिवर्तित क्षेत्र, जैसे कि गांव से शहर परिवर्तित होना तो नगर पंचायत होगा, जिसके लिए एक चेयरमैन हो। छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए बात करें, जिसको नगर परिषद में जिसके एक अध्यक्ष होता है। बड़े नगर क्षेत्रों की बात करें तो वो नगर निगम कहलाता है, जिसका प्रमुख मेयर होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा भी किया जाता है और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से ही किया जाता है। जरूरी नहीं है कि अप्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। आरक्षण की बात करें तो SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित। OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार है। कार्यकाल 5 साल। विघटन की स्थिति 6 महीने के अंदर चुनाव कराना, न्यूनतम 21 वर्ष। थोड़ा फास्टली करते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। वही अनुच्छेद 243P आता है परिभाषा। Q आता है नगर पालिकाओं की गठन। R नगर पालिकाओं की संरचना। S वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना। T आरक्षण। SC और ST ये जो चीज़ें हैं आपको मैं पहले भी बताया। U जो है कार्यकाल 5 वर्ष। V है योग्यता। W है नगर पालिका आदि शक्तियों, प्रावधान और उत्तराधित्व दायित्व, जो 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति हो। X जो है टैक्स लगाने की शक्ति। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। Y वित्त आयोग, राज्यपाल के द्वारा गठन होगा। Z नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा। ZA जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ZB है संघ क्षेत्रों में लागू होना। ZC है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। और ZD है जिला योजनाओं के लिए समिति। और ZE है महानगर योजना के लिए समिति। और ZF है विधान विधि और नगर पालिकाओं का बल बना रहना। और ZG है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। चलो फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा नीति निर्देश तत्व, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 35 से 51 के बीच वर्णित रखा गया है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि यह राज्य के लिए कल्याणकारी कैसे किया जाए, ये राज्य के कल्याणकारी रहने के लिए इसे लागू किया जाता है, ये विशेष ध्यान देता है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान को 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा कि मौलिक अधिकार जो हो जिसमें हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब सबके पास पर्याप्त संसाधन हो। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकल कर आया कि हम 2 भाग में बांट देते हैं। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति निर्देश तत्व 36 से 51। इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, बाकी है एक ही। मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देश तत्व में अंतर, इधर मौलिक अधिकार है, इधर ये देखो, ये USA से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, इसका 4 में है। इसे लागू करने के लिए न्याय की शरण लेनी होती है, इसे लागू करने के लिए न्याय की शरण नहीं, ये राज्य पर निर्भर करता है। राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यह व्यक्तियों के अधिकार के लिए और यह समाज की भलाई के लिए है। बस यही डिफरेंस है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य के अंतर्गत राज्य की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्यों की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और
अन्य प्राधिकारी, यह रटने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 37 कहता है यह न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है और अपवाद योग्य नहीं है। 38 कहता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलो फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने के लिए दिशा में कार्य करेगी। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन की केंद्रीकरण से बचाना, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 कहता है ग्राम पंचायतों की गठन। ठीक है, इस प्रकार। 41 क्या कहता है? 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने के अधिकार, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। 42 कहता है न्याय संगत मनोवांछित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध, जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करवाना, प्रसूति सहायता। ठीक है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और B कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। चौवालीस कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 45 कहता है बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। 46वें संविधान संशोधन 2002 में इस संशोधन अधिनियम द्वारा ये जो है आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हेल्थ 0 से 6 और 6 से 14 एजुकेशन के लिए, जो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अनुच्छेद 46 राज्य के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 कहता है लोगों के स्तर में सुधार, पोषण आहार को बढ़ावा, शराब और पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। यह अनुच्छेद 47 कहता है। 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना। ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की संरक्षण। और 50 कहता है कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग करना। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अधिनिवृत्ति हेतु प्रयास करना। ठीक है, चलो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही टॉपिक के बाद हमारा क्लास एंड होगा। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अधिकार अवधारण नहीं है, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की सिफारिश पर इसके शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशासन पर संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। यह भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। भाग 4 में राज्य नीति निर्देश तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित है। ये बस आगे देखो वही चीज़ें हैं। ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। बस इसे रीड कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं है। ठीक है, इसे रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी रीड कर लेना। ओके, फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में जो है वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 24 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी इसमें प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अधिकार है। वो चाहे तो 7 से 8 भी कर सकते हैं। ठीक है। न्यायाधीशों की कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक ही पदासीन रहेंगे। उसके मामले में किसी भी प्रश्न के उठने पर संविधान द्वारा राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की योग्यता है भारत का नागरिक होना, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष से न्यायाधीश हो या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो और राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1950 से 53 तक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती थी और 1953 के बाद से वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा कॉलोजियम की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। कॉलोजियम होता है 1+4 न्यायाधीश। ठीक है। CJI मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। परंपरागत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। परंपरागत का उल्लंघन अजीत नाथरे ने किया था 1973 में और अमीदुल्ला बेगम 1977 में किया था। ठीक है। न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो कुछ नहीं है, कदाचार और अक्षमता के आरोप में उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपियों की जांच करवाई की जाएगी। ठीक है। फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीशों की सूचित करना आवश्यक है। दोनों सदनों से यदि 2/3 से पास होता है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। बी रामास्वामी इस सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और सभापति ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि निर्दोष साबित हो गए। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की वेतन 2,80,000 प्रति माह है और अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000 प्रति माह है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीशों को कार्यवाही मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। गण पूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्याय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायाधीशों के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा होगा। तो इन सब चीज़ों को रीड करेंगे 1-2 बार तो समझ में आएगी। तो आप 1-2 बार रीड करके देखना, बाकी कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इसी प्रकार हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। कोलकाता का उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 में बना। बम्बई उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 और मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 में बना।
उच्च न्यायालय का वर्णन भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से 231 तक। देखो 14 में है प्रत्येक राज्य एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान के देश में 25 हैं अभी। अनुच्छेद 31 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा और 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन हो। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है। संयुक्त उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको बता दें, अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, मुंबई हाई कोर्ट जो कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु और पुदुचेरी, कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ओके। फाइनली हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में 25 हैं अनुच्छेद, अरे रिपीटेड है भाई। 217 जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया हो तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस सीजे प्लस राज्यपाल। अब देखो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति प्लस सीजे, राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और 219 शपथ की बात कही है, जिसमें राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिला सकता है। योग्यता वही है, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पे या किसी राज्य के 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। हटाने की कुछ वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है, 222 में जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। 21 कहता है न्यायाधीशों का वेतन जो है, हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 2,50,000 और इनको 2,25,000 दिया जाता है। 225 में उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अधिकारिता है, रीट जारी करने का अधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अभिलेख आधारित अपीलीय अधिकार और न्यायिक समीक्षा का आधारिता। 226 में है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है। कब? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की। जब उच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हो तो रीट जारी कर ही सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रीट जारी कर सकता है। अधीनस्थ उच्च न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार, आर्टिकल 227। ठीक है, उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीनस्थ करने का अधिकार है। 28 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालय में चल रही किसी मामले को भी अपने पास मंगवा सकती है। अपीलीय क्षेत्र जो है ये देख लो। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तो इसी के साथ हमारा आज का पॉलिटी का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका जीएस पे होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे, साथ ही उसको निपटा देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट एंड लव यू।